सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। चीन है कि मानता नहीं। जी हां, पहाड़ों से बर्फ उतरने लगी और चीन के चेहरे से नकाब उतरने लगा। चीन ने एक बार फिर सीमा पर साजिश शुरू कर दी है और पूर्वी लद्दाख के उस पार अपने तमाम लड़ाकू विमानों और एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करना शुरू कर दिया। पिछले 15 दिनों में चीन ने रणनीतिक रूप से लद्दाख की सीमा के पास आधुनिक मिसाइल्स के साथ साथ होतान और काशगर एयरफील्ड से युद्धाभ्यास भी किया। इन हवाई अड्डों से J-11 और J-16 विमानों को भारत के 24 रफेल विमानों से निपटने के लिए तैनात किया गया है। साफ है कि चीन के मंसूबे बदले नहीं हैं और वो 14 महीने पहले शुरू की गई अपनी कुटिल चालों को और आगे बढ़ाने में जुट गया है। इसी साल फरवरी में कमांडर स्तर की वार्ता के बाद पैंगोंग त्सो से चीनी सेना पीछे हटी थी, लेकिन उसने अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को तब भी नहीं हटाया था। लद्दाख के गोग्रा, हॉट स्प्रिंग और देपसांग इलाके से पीछे हटने की वार्ता को चीन हमेशा नकार देता है। यानी चालबाज चीन से अब किसी तरह साफ गोई से उम्मीद करना बेमानी है। 15 जून 2020 ये वो तारीख है जब करीब एक साल पहले लद्दाख के गलवान में चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच ज़बरदस्त झड़प हुई थी। खूनी झड़प हो गई थी। नुकसान दोनों तरफ का हुआ था, ये बात अब चीन ने भी मान ली है। लेकिन सीमा पर शांति कायम रहे, ये बात चीन नहीं मानता। दुनिया भर में 12 देशों के साथ सीमा और ज़मीनी विवाद में उलझे ड्रैगन ने लद्दाख के कई इलाकों पर अपने पंजे फैलाने शुरू कर दिए हैं, ऐसा लग रहा है। पिछली बार गलवान में जिस चीनी टुकड़ी को भारतीय जाबाजों ने धूल चटाई थी, उसे हटाकर चीन ने पहाड़ों में लड़ने में माहिर टाइगर्स इन द माउंटेन के नाम से जानी जाने वाली एलीट फोर्स को तैनात कर दिया है। यही नहीं, PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांडर को रीऑर्गेनाइज भी किया गया है। इसके अलावा चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले साल से तैनात 50,000 जवानों को भी बदल दिया है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और HQ-9 जैसे एयर डिफेंस मिसाइल्स भी हाल ही में भारतीय सीमा के पास तैनात की गई हैं। ऐसा नहीं है कि भारत सेल्फ डिफेंस की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन ड्रैगन की हरकतों से साफ है कि पैंगोंग झील से पीछे हटना उसका छलावा ही था और वो इस छलावे की आड़ में 1962 से चले आ रहे विवाद को फिर हवा देने में जुटा है। चीन है कि मानता नहीं। चीन की चालें और उससे निपटने के लिए भारत की तैयारियां क्या हैं, इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर मेजर जनरल AK सिवाज साहब मौजूद हैं और फॉरेन एक्सपर्ट JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, सबसे पहले आपका रुख पूर्वी लद्दाख में 22 लड़ाकू विमानों के साथ सैन्य अभियान में जुटा हुआ है चीन, बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है लड़ाकू विमानों के साथ। इस एक्सरसाइज को आप किस तरीके से देखते हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट? देखो भूपेश, इसको भूपेश एक इको आ रहा है। हाँ, सो मैं ये कहूँगा कि देखो, जो चीन है एक सोची समझी साजिश के साथ आया है। चीन के ऊपर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। हुआ क्या है कि चीन ने भारत के साथ डिसएंगेजमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाया कि फेज 1 में नॉर्थ और साउथ और पैंगोंग त्सो से होंगे और फेज 2 में गोग्रा और हॉट स्प्रिंग और फेज 3 के अंदर देपसांग का। क्योंकि हमने क्लास रेंज को पकड़ लिया 29 अगस्त को, जो कि एक गेम चेंजर था, जिसके कारण चशूर मोल्दोपोल को हम डोमिनेट करते थे और उनका जो लॉजिस्टिक लाइन की जो आता है इस इलाके में, उसको भी हम इंटरडिक्ट करते थे। स्पांगुर गैप जहां से चीन 1962 में आया था, हम उसको डोमिनेट करते थे और किसी हद तक हम चीन में जा सकते थे और चीन बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। चीन चाहता था कि हम किसी तरीके से क्लास रेंज को वकेट करें और इसके लिए उन्होंने माना कि हम फेज 1 में नॉर्थ ऑफ पैंगोंग त्सो जाएंगे और आप क्लास रेंज को वकेट। मगर यह भी सच्चाई है, क्लास रेंज हमारे लिए ट्रम्प कार्ड था और हमारे पास एक प्रकार का लीवरेज था। अब हमने उसको वकेट कर दिया और अब हमारे पास वो लीवरेज और वो ट्रम्प कार्ड नहीं रह गया। अब चीन जो है, जो अपने वादे से मुकर रहा है और जो बोलता था कि वो गोग्रा, हॉट स्प्रिंग और देपसांग से फेज 2 फेज 3 में जाएगा, वो अभी मना कर रहा है और उसके लिए वो साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए ये एयर एक्सरसाइज कर रहा है। होटल के अंदर भी और कासगर के अंदर J-11, J-16 और उसने अपने
फैसिलिटी भी अपग्रेड कर ली है। क्या हम गच्चा खा गए? ट्रम्प कार्ड हमारे हाथ में था, क्या हम गच्चा खा गए? आऊँगा आपके पास सिवाज साहब, जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। त्रिपाठी साहब, चीन का बयान आता है भारत और चीन को विरोध के बजाय जो है शांति से काम लेना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हमने कोरोना के लिए इतनी इतनी दवाएं दी, इतने ऑक्सीजन सेचुरेशन की मशीनें दी, ये सब गिनाने लगते हैं यहाँ के राजदूत। लेकिन भारत को किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए? देखिए भूपेश जी, मेरे ख्याल से भारत को जो तैयारी करनी चाहिए उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, हम ये मान करके हमारे नेताओं को या हमारे विवेचकों को नहीं चलना चाहिए कि जो हम चाहेंगे वही दूसरा देश करेगा। हर देश की अपनी सोच होती है, अपने हित ने राष्ट्रीय हित के हिसाब से वो काम करते हैं। तो इसलिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमें अपने हित की हर तरह से रक्षा करनी है, हमें अपने हित की हर तरह से तैयारी करनी है अपने हित पोषण की। और चीन के राजदूत ने जो कुछ भी कहा है वो तो देखिए आरसीईपी पे जाकर के वो आसियान देशों को भी कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये भारत क्यों ऐसा कर रहा है, भारत क्वाड में क्यों जा रहा है, कई तरह की चीज़ें लोग देखिए चीन के राजदूत कई जगह पे कहते रहे। बांग्लादेश में भी उन्होंने धमकी भी दे दी, जिसका बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने बहुत जोरदार जवाब भी दिया है। तो मेरे विचार से हमें दो चीजें करते रहना चाहिए, अपनी तैयारियों में कभी भी कोई कोताही नहीं रखनी चाहिए, ताकि चीन को ये संदेश लगातार मिलता रहे कि बॉर्डर पे हम भी उतनी ही तैयारी रखते हैं जितनी चीन रखता है, एक। और दूसरी चीज ये कि इसके साथ साथ हमें डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ध्यान देना चाहिए। तीनों चीजें जब तक एक साथ नहीं चलेंगी तब तक हम इस मामले में सफलता नहीं पा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इकोनॉमिक मेजर्स या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के भरोसे बैठे रहें, या हम सिर्फ ये करते रहें कि हम अपने डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस, हम चीन को मार गिराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कहना बहुत आसान होता है कि हम चीन को पछाड़ देंगे, पाकिस्तान को घुटने पे ला देंगे, लेकिन ये सब इतना इजी नहीं होता। तो इसलिए हमें ये तीनों मोर्चों पर, मतलब इकोनॉमिक, कूटनीतिक रणनीति जिस तरीके से सरकार की है, क्या आप उससे सहमत हैं या इसमें किसी तरह का कोई आप चेंजेस देखते हैं आने वाले दिनों में? ये सवाल आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। सिवाज साहब के पास चलूँगा। सिवाज साहब, लद्दाख के देवसांग, गोगरा समेत तमाम डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो चाइना बताता है उसको, और सैनिकों की वापसी वहाँ पर होनी थी। अब आनाकानी कर रहा है चाइना, हमारे पास क्या रास्ता बचता है? आप कह रहे थे कि ट्रम्प कार्ड हमारे पास था कैलाश रेंज पर, जो हमारे सैनिक मजबूती से के साथ जम गए थे वहाँ पर, और चीन उसको लेकर काफ़ी अनकम्फर्टेबल था। अब हमारे पास वो चीज़ हाथ में नहीं है, तो क्या हमने मौका गंवा दिया? देखो, मौका तो नहीं गवाया। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रीजन क्या है कि डेप्सांग से चीन वापस जाने की क्यों नहीं चाहता। देखो, जब से हमने डरबुक शोक डेवलप बैक ओल्ड रोड बना ली है, उससे जो सब सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया था। उसके कारण क्या था, आप जो 7 किलोमीटर काराकोरम पास से साउथ में थे, आप वेस्ट में गिलगिट बाल्टिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डोमिनेट कर सकते थे। आप जो हाईवे है इनका, वेस्टर्न हाईवे सिंगजांग से लासा जाता, उसको डोमिनेट कर सकते थे। आप काराकोरम हाईवे को डोमिनेट कर सकते थे। तो ऐसे में जो चीन था बड़ा अनईजी फील कर रहा था, इसलिए वो 10 से 12 किलोमीटर के अंदर आया है, जहां हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 10 से 13 नहीं करने दे रहा। अब उसको इसका फायदा क्या है? एक तो वो अपने एक्साइटिंग को डेप्थ दे रहा है और अपना जो हाईवे को डेप्थ दे रहा है। दूसरा एक उसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है यहाँ आने से, वो डायरेक्टली जा सकता है नुब्रा वैली और सियाचिन ग्लेशियर डीबीओ को बाईपास करते हुए। और ये एक ऐसा इलाका है जहां पर सच्चाई में पाकिस्तान और चीन कोलूजन कर सकते हैं, जो है पाकिस्तान वेस्ट से गिलगिट बाल्टिस्तान से और चीन एक्साइटिंग ईस्ट से आपका नुब्रा वैली और आपके जो सियाचिन ग्लेशियर को सैंडविच कर सकते हैं। तो इसलिए यह इलाका उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दिल्ली डाली करेगा, डेप्सांग से मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वो वापस जाएगा। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखो, ऑप्शन है, एज ए मिलिट्री कमांडर आपको ऑप्शन सोचते रहना है। जैसे आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट 29-30 अगस्त को
ऑफेंसिव मैन्यूवर करके आपने जिस प्रकार से कैलाश रेंज ऑक्यूपाई की, ऐसे आपके पास कई और भी मौके मिलेंगे जो कि आपके लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक है। आप उसकी कोशिश करनी पड़ेगी अगर चीन डैप्सांग से या गोगरा हॉट स्प्रिंग से नहीं जाता। दूसरा है आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि चीन जो है आपसे 5 से 6 साल आगे है और उसने अपने हथियारों का जमावड़ा बहुत बढ़ा लिया। जिस प्रकार से आप हथियार बताते हैं, मल्टी रॉकेट लॉन्चर मिसाइल है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 जो अभी उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम रूस से लिया उसको भी डिप्लॉय कर दिया है। तो भारत को बिल्कुल इक्वली तैयार रहना पड़ेगा। भारत क्या एज है एयरफोर्स में, क्योंकि हमारे पास सुखोई 30M क्या है, मिराज 2000, MiG-29, जगोर, अपाचे अटैक एप्टर, रफेल। उससे क्या है कि हमारी जो एयरफील्ड है लोअर हाइट में, हमें उससे फायदा है, मगर उसको नलीफाई करने के लिए वो अपनी एयरफील्ड को अपग्रेड कर रहा है, होटल में कर रहा है, कासगढ़ में कर रहा है और उसके बाद लासा में कर रहा है। तो मगर हम इसमें अभी भी एडवांटेज, हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है भारत की नेवी, जो कि इंडियन ओशन में जो मलक्का स्टेट है उसको ब्लॉक कर सकती है और उसके कारण 70% जो चीन का ट्रेड वहां से जाता है वो भी उसको फिक्र है, क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो भारत की नेवी की इतनी काबिलियत है कि वो उसको एकदम ब्लॉक करके, और चीन का जो ऑयल है वो 70 दिन का ही है उनके पास। तो ये चिंता चीन को लगी रहती है। एक बहुत अच्छा काम किया है जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने बताया है, जब तक आपकी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पे नहीं होती आपका बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। ये साफ सुथरे शब्दों में चीन को बता दिया है कि अगर हमारे बॉर्डर में तानातनी रहेगी तो हम बिजनेस एज यूजुअल नहीं करेंगे। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए, तो चाइना को यह समझना चाहिए अगर हम बॉर्डर नहीं रिजॉल्व होता तो हम अपने रिलेशन वैसे नहीं कर सकते जो पहले थे। आता हूं सर आपके पास। त्रिपाठी साहब, कूटनीतिक नीति, विदेश नीति, चाइना को लेकर जो भारत की नीति है, जिस तरीके से सिवाज साहब भी कह रहे थे कि नेवी जो घेर सकती है उस इलाके को, मलक्का स्टेट को घेर सकती है, उससे चाइना को बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, या और ऐसे हमारे पास स्पॉट्स हैं जिन पर हम एक बार फिर से बढ़त करके चाइना को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। आपको लगता है चाइना को इन सब बातों का फ़र्क पड़ता है और हमारी जो कूटनीतिक और चाइना को लेकर नीति है वो ठीक ट्रैक पर जा रही है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारी कूटनीति तो अभी सही जा रही है चाइना को लेकर के। कई लोग कूटनीति की इसमें ये करते हैं, बुराई करते हैं कि हमने जो उसको कैलाश रेंज से हमने जो छोड़ दिया वो छोड़ना नहीं चाहिए था। मेरे कहने का मतलब ठीक है, देखिए एक चीज़ आपका सिल्वर बुलेट होती है, बार्गेनिंग चिप्स होती है, लेकिन एक हद तक होती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको लेके बैठे रहे होंगे और हमेशा के लिए चीन वो सोचेगा कि आप ये सोचेंगे कि हमेशा के लिए आपने चीन को डोमिनेट कर दिया। नेगोशिएशन में ये बार्गेनिंग चिप जो होती है वो एक मेक और ब्रेक पॉइंट तक जाती है। ब्रेक पॉइंट से ज़्यादा उसको स्ट्रेच करना ठीक नहीं होता, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो हमको करना था। जैसा कि जनरल सिवाज कह रहे हैं, हमारे पास अभी और तमाम मौके मिलेंगे। एक मौका हमारे पास ये मलक्का स्टेट का है, ये बड़ा बढ़िया मौका है। दूसरा मौका हमारे पास, देखिए हमारी कूटनीति की सफलता आप इसी में देख लीजिए कि क्वाड का जो शीर्ष सम्मेलन हुआ उसके पहले चाइना ने कहा ये तो समुद्र में उठे हुए फेन की तरह है, ये दब जाएगा। लेकिन चाइना को उम्मीद नहीं थी। आज हालत यह है कि चाइना हर फोरम पे, चाहे वो बांग्लादेश में चीन के विदेश मंत्री बोले, या अभी चाइना ने REC में कहा, या चाइना अभी चाइनीज फॉरेन ऑफिस के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने पूरा वो कहा कि ब्रिक्स के संदर्भ में, ब्रिक्स के FMs की जो मीटिंग हुई उसके संदर्भ में कहा, हर जगह अब चाइना इस बात को कह रहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें आइसोलेट किया जा रहा है। ये चीज़ भले ही चाइना ने भारत के लिए नहीं कही हो ये स्पेसिफिकली, लेकिन चाइना को पिंच कर रहा हो। लोग कहते हैं कि हमने चाइना का नाम नहीं लिया, हमें चाइना का नाम नहीं लेना चाहिए। भाई जब बिना नाम लिए ही आपको कारगुजारी कर जाए कि दूसरे को पिंच करने लगे तो जबरदस्ती नाम लेने की क्या जरूरत है, उस स्टेज तक जाने की क्या जरूरत है। तो ये समस्या तो चीन को हो रही है। और जैसा मैं जनरल सिवाज की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इकोनॉमिकली भी चीन, हालांकि भारत से चीन का जो व्यापार है वो विश्व से चीन के व्यापार का सिर्फ 2.5% है। लेकिन अगर आप इसके साथ अमेरिका, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया जोड़ दें, जो कि
जो कि 19%, 4%, 6% और 4.6% है, तो कुल मिला के चीन का 30% का 1/3 व्यापार विश्व का जो है इससे फर्क उसको पड़ रहा है, इससे बाधित हो रहा है। और अगर हम मलक्का स्टेट पे करेंगे या जैसे हम व्लादिवोस्टोक से लेके चेन्नई तक अगर हम वो कर रहे हैं, कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, या एक और चीज़ है जो बड़ी चीज़ जिसमें हमने चीन और पाकिस्तान को नहीं लिया, अगर उसको हम और आगे बढ़ाएं, अफ्रीका एशिया कोऑपरेशन कॉरिडोर जो है, जिसमें हमने एशिया के तकरीबन सभी देशों को, पाकिस्तान और चीन को छोड़ करके, और अफ्रीका के सभी देशों को मिलाया, ऑस्ट्रेलिया को मिलाया, यूएस भी इसमें, ताकि इसमें हम आगे बढ़ाएं। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद हो सकती हैं। मालदीव में हमने, मालदीव से हमारी दोस्ती है, हमने ओमान में अपना एक बेस बनाने की बात कर ली है, हम ग्वादर में कुछ कर रहे हैं। ये चलिए, कूटनीतिक स्तर पर चाइना के साथ जिस तरीके से विदेश नीति होनी चाहिए या चाइना के मसलों पर जो नीति होनी चाहिए उस पर सरकार बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है, ये दोनों एक्सपर्ट मान रहे हैं। लेकिन सिवाज साहब, उम्मीद ये थी कि चाइना गोगरा, हॉट स्प्रिंग, देपसांग, डोकलाम से सैनिक पीछे हटाएगा, ऐसी उम्मीद हमने की थी। लेकिन जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है, जब हम पिछले साल डिस्कशन करते थे इन सब तमाम मुद्दों पर, तब आप कहते थे कि चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बर्फ़ पिघलेगी, उसके लिए थोड़ी सहूलियत होगी तो उसके बाद वो दोबारा एक्शन में आएगा, अमेरिका के जो रिजल्ट्स हैं उसका भी चाइना वेट कर रहा है, और वही सब बातें ठीक 1 साल के बाद वो सटीक दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखो भूपेश, ये तो साफ सुथरे शब्दों में पहले भी बताया था कि देखो, जब आपके पास, जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे, वो बात से मैं सहमत हूं, पर आपका जो ट्रम्प कार्ड था क्लास रेंज, उसको स्टार्टिंग में विकेट नहीं करना था, आपको डेप्सांग के साथ उसको लिंक करना था, क्योंकि डेप्सांग जो है दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम कुछ नहीं करें, हम तो करें यथास्थिति अप्रैल 2020 की करें। तो जो आपने इतना अच्छा ऑफिशियल मैन्यूवर करके लिया, उसको आप फेज 1 में क्यों दे रहे हो? आप लास्ट के फेज में दो। तो ये एक कूटनीति थी। मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ तो प्रेशर पड़ा होगा, किया है, मगर चीन का आप एक प्रकार से रवैया देखो। चीन ने अभी साउथ चाइना सी में क्या किया है, इतने देशों के अगेंस्ट उसने, फिलीपींस है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई है, उसने आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए। ईस्ट जो सी में है वो सेनकाकू आइलैंड में जापान के साथ है। ताइवान को वो जबरदस्ती हड़पने की कोशिश कर रहा है। हांगकांग के अंदर न्यू सिक्योरिटी लॉ लाया, तिब्बत के अंदर वो ह्यूमन राइट वायलेशन करा, विगर मुसलमानों को वो कन्वर्ट करा। तो चीन मानने वाला नहीं है, चीन के ऊपर भरोसा करना खतरे खाली। चीन ने भारत को चारों तरफ से घेरा है। उसने, आप देखो, म्यांमार के अंदर कुआकप्पू पोर्ट बना लिया है, उसके बाद बांग्लादेश में चिटागोंग और कोको आइलैंड भी म्यांमार में, उसके बाद हमनटोटा और कोलंबो पोर्ट जो है उसने श्रीलंका में, उसके बाद मालदीव में उसने एक आइलैंड डेवलप किया है, जिबूटी, उसके बाद ईस्ट अफ्रीका में, और उसके बाद ग्वादा। अगर आप ये पूरा देखें तो मंशा बना रखी है चीन ने कि भारत को घेरने की, और भारत इसको काउंटर कर सकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं एम्बेसडर साहब से जब वो क्वाड की बात करते हैं। क्वाड ही एक ऐसा साधन है जिससे चीन डरता है, उसको पता है कि जो अमेरिका की नेवी है उसके अंदर बहुत बड़ी पावर है। तो एक प्रकार से चीन के ऊपर काउंटर प्रेशर डालना पड़ेगा। जो बात हम पहले सोचते थे कि भारत और चीन के बीच में लड़ाई नहीं हो सकती, तो किसी ने पूछा क्यों, कहता है साहब चीन और भारत के इकोनॉमिक रिलेशन इतने हैं, भारत इतनी बड़ी मार्केट देता है कि चीन कभी लड़ाई नहीं कर सकता। मगर जब ईस्टर्न लद्दाख के अंदर चीन आया और हम लड़ाई के कगार में था, तो हमें जब समझ आया कि चीन के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकते, और इसीलिए अभी हमारा फोकस जो है वेस्टर्न सेक्टर से पाकिस्तान के विरुद्ध, अभी हमारा फोकस पूरा चीन की तरफ हो गया है। नॉर्दर्न सेक्टर में देर आए दुरुस्त आए, और अभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत है। अगर हमको चीन के साथ आंखों में आंखें डालना है तो हमारा जो ईस्टर्न सेक्टर है उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि चीन की आंखों में आंखें डाल के बात की जा सके, जब ज़रूरत पड़े उसको धमकाया भी जा सके, जब ज़रूरत पड़े तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा भी हुआ जा सके। शिवाज साहब, आपके पास मैं आऊँगा। त्रिपाठी साहब, ग्लोबल टाइम्स सरकारी भोंपू है चाइना का, उसका ये कहना है कि कोरोना से लड़ना चाहिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहिए, बॉर्डर टेंशन ऐतिहासिक है, उसको बातचीत के ज़रिए सुलझाना चाहिए। उधर चीन एक्सरसाइज कर रहा है लड़ाकू विमानों को लेकर, इधर ये आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है।
मंशा क्या दिखाई देती है चाइना की? देखिए, चीन की शुरू से ये मंशा रही है कि कहो कुछ और करो कुछ, चाहे 62 हो, चाहे उसके पहले आप सन 55 देखिए, सन 53 देखिए, सन 59 देखिए, 65 में पाकिस्तान का साथ दिया वो देखिए, 71 देखिए। तो चीन जो कहता है, अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में इस बात के प्रमाण हैं ऐतिहासिक रूप से कि चीन जो कहता है उस पर आंख मूंद के भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हमें क्या करना है, हमें चीन चाहे ये कहे चाहे वो कहे, हमें अपनी हमारे जो अपने राष्ट्रीय हित हैं वो जो बताते हैं, गाइड करते हैं, उसके हिसाब से चलना चाहिए। अब अभी तो देखिए, चीन ये भी कह रहा है कि आसियान में बोलते हुए चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, ये हम तो एशियन वैल्यू नया उन्होंने कॉइन किया है, फिर एशियन वैल्यू को हमें देखना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एशिया की सभ्यता ये है वो है। वो इसलिए कि ऐसा करके वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को काट देना चाहते हैं, जर्मनी फ्रांस जो कि इंटरेस्टेड है उनको भी काट देना चाहते हैं क्वाड से। तो हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, हमें सीधे वो देखना चाहिए कि हमारे पास जब तक ताकत नहीं होगी, हम जब तक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से खड़े होकर के नहीं बात कर सकेंगे, तब तक हम अपनी बात नहीं मनवा सकेंगे। चीन मानेगा, कब मानेगा? देखिए, चीन उतना ही मानता है जितनी उसकी ज़रूरत होती, जितना तक वो जा सकता है एक बार में। चीन ये सोचता है कि कम से कम हम कंसेशन देके ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, और ये चीज़ें चीन ही नहीं हर देश सोचता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि चीन को हम कम से कम हम भी कंसेशन दें और ज़्यादा से ज़्यादा उससे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। इसीलिए जब तक हमारे पास ताकत नहीं होगी, क्योंकि ताकत होगी तभी वो कहा जाता है ना, दिनकर जी ने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, कि जिस सांप के पास जहर होता है वही क्षमा कर सकता है। जो सीधा साधा दुबला पतला हो वो कहे मैंने क्षमा कर दिया, तो उस क्षमा का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमें क्षमा योग्य होने के लिए हमें ताकतवर होना पड़ेगा, और तभी हमारी बात मानी जाएगी। आता हूँ त्रिपाठी साहब, चलते चलते आपका रिएक्शन लूंगा। सिवाज साहब, आपके पास आता हूँ। HQ-9 और HQ-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं हटाया गया, J-11, J-16 लड़ाकू विमान इस एक्सरसाइज में शामिल किए गए, हमारी तरफ से भी MiG-29 लड़ाकू विमानों की टुकड़ियों को वहाँ पर लगाया गया। आपको क्या लगता है, अगले 15 दिन, 1 महीना, स्मॉल वॉर, या सिर्फ ये आँख मिचौली का खेल है, और कौन पहले पलक झपकाता है, कौन किस पर दबाव डालता है, सिर्फ उतना ही भर? देखो भूपेश, ये एक प्रेशर टैक्टिस है, पूरी लड़ाई नहीं हो सकती, इसका कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा। ये चीन की एक प्रेशर टैक्टिस के कारण ये कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता देपसांग से वापस जाए या हॉट स्प्रिंग या गोगरा से, क्योंकि हम बातचीत के लिए बार बार उनको कह रहे हैं। मगर भारत एयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग है चीन से, और अगर वो अपने J-16, J-11 और J-20 जिसको कहता है वो 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, उसका मुकाबला रफेल पे नहीं हो सकता। रफेल एक 4 पॉइंट जनरेशन टाइम टेस्टेड है, मिटोर, स्कैल्प और माइका मिसाइल हैं, और वो एक प्रकार सीरिया में, लीबिया में लड़ाई के हिस्सा ले चुका है। तो ऐसे में जो चीन कार्रवाई करने के बजाय वो प्रेशर टैक्टिस है, वो भारत समझता है। अगर आप सोचते हो कि फुल फ्लैश लड़ाई होने के अगले चांस हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मगर भारत वो अभी बहुत तैयार है, भारत काउंटर प्रेशर डाल रहा है। अभी भारत को समझ आ गया चीन की टैक्टिस, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, और 2 कदम पीछे और 4 कदम आगे, ये करेगा। और अभी आपका ध्यान बटाएगा ईस्टर्न लद्दाख में, कुछ कर देगा आपका ये आप अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत इसलिए वाफियत है, और भारत अभी इससे तैयार है, और भारत इसको काउंटर प्रेशर करेगा। और ये आज की तारीख में मेरे से निकालो कि कोई फुल फ्लैश लड़ाई ऐसे नहीं होने वाली, क्योंकि चीन आज एक इतने बड़े प्रेशर में है। जब से जो बाइडेन ने 90 दिन के लिए वो जो इंक्वायरी की है कोविड-19 की, क्योंकि चीन को मालूम है कि ये वाकई ये वायरस जो है उनकी लैब से आया है। ये अलग बात है कि वो बाई मिस्टेक हुआ या जान के किया इन्होंने,
तो आज वो डिफेंसिव है और उनको भारत जैसे देश की जरूरत है, क्योंकि वो अकेले पड़ गए यूरोप के अंदर, अमेरिका भी पीछे है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो भी अलग हो गए, जापान और साउथ कोरिया भी अगेंस्ट बोल रहे हैं। ऐसे में चीन कुछ करेगा नहीं, पर चीन की ये एक प्रकार से प्रेशर टैक्टिक्स है, दबाव बनाने की रणनीति पर चीन काम कर रहा है। उसी के तहत लड़ाकू विमान, नए अत्याधुनिक हथियार तैनात करके भारत को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत उसी टैक्टिक्स को अच्छी तरह से समझता है। और अगर नेवी की बात करें तो एयर डिफेंस की बात करें तो भारत भी बिल्कुल मजबूत स्थिति में है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस पर और ज़्यादा जोर देना होगा, जिस पर सरकारें ठीक तरीके से काम कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कूटनीति और चीन को लेकर जो विदेश नीति है वो बिल्कुल सटीक है। सरकार पूरी तरह से समझ रही है कि किस तरीके से चीन से निपटना है और हमारी सेनाएं भी पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे एक्सपर्ट जेके त्रिपाठी, फॉरेन एक्सपर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहे। रिटायर्ड मेजर जनरल साहब AK सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक्सपर्ट ओपिनियंस के लिए। और फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत सहारा।